नमस्ते भारत, आप देख रहे WH न्यूज़। मैं हूँ विजय खवसे। इस वक्त मैं बोध गया में हूँ और बोध गया में मेरे साथ जो है भंते महास्थविर आनंद है और हर्षबोधि भंते जी मेरे साथ में है। महाबोधि महाविहार को लेकर, मुक्ति को लेकर जो है एक धरना प्रदर्शन भी बीते 12 फरवरी से चालू है। सालों से अनागारिक धर्मपाल भंते जी के ज़माने से ये इस मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है, फिर भी महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हुआ। आनंद भंती जी ने भी बहुत बड़ा एक आंदोलन छेड़ा था। उसके बावजूद भी महाबोधि महाविहार मुक्त क्यों नहीं हो रहा है, इसी सवाल पे हम दोनों भंती जी बात करेंगे। भंती जी, चैनल में आपका दोनों का स्वागत। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल से जुड़े हुए लोगों को बुद्ध गया की इस पवित्र धरती से शुभकामना प्रदान करता हूँ। थैंक यू भंती जी। जहाँ तक आपने ये प्रश्न किया मुझसे अभी कि भंते आनंद ने भी आंदोलन किया था लेकिन बुद्ध गया मुक्त नहीं हुआ, तो मैं आपको एक बात बता दूं, 92 में जब हमने आंदोलन शुरू किया था तो 1995 में पहली बार 5 जो शीर्ष लीडर थे इस आंदोलन के, उनको उसके अंदर जो है मेंबर बनाया गया 95 में लालू के शासन में। उस समय पर मैंने एक बात कही थी, हालांकि ये आंदोलन को तोड़ने की एक साजिश है मूवमेंट में 4 लोगों को मेंबर बनाने से, लेकिन मेंबर बनने के बावजूद भी ये आंदोलन अंदर और बाहर दोनों तरफ से चलेगा, बंद नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्य हमारा अमेंडमेंट से है, मेंबर बनने से नहीं है। ठीक है ना? इसलिए जब वो 4 बने तो सबसे पहले काम मैंने ये प्रस्ताव रखा कि सेक्रेटरी इस वर्ष भी जब हिंदू सेक्रेटरी बना है तो मॉन्क के चीफ हमारा एक बंदे होना चाहिए। तो भिक्षु प्रज्ञाशील जो वर्तमान में आकाश लांबा के साथ बैठा हुआ है ना, एक बात मैं कहना चाहूँगा, वो भिक्षु की बात को लेकर के, भिक्षु उपासक के नेतृत्व में काम करेगा या उपासक भिक्षु के नेतृत्व में काम करेगा, ये हमारे देश की अजीबो गरीब स्थिति है। विश्व के सारे जो बौद्ध कंट्री है वहाँ धर्म गुरु सर्वोपर है, जिसके डायरेक्शन में लोग जो है धम्म का काम करते हैं। लेकिन वर्तमान में प्रज्ञाशील ने एक नई परंपरा ये डाली है कि भारत के सारे देश के भिक्षु जितने भी है वह सब निकम्मे हैं, केवल वही एक महान है जो आकाश लांबा के नेतृत्व में धरने पर बैठ करके बहुत भिक्षुओं के आदर्शों का हनन कर रहा है, शोषण कर रहा है। अब मैं आगे ये कहूँगा, भंती जी, आंदोलन किसके भी नेतृत्व में हो, या उपासक के नेतृत्व में हो या भंती जी के नेतृत्व में हो, लेकिन मांग एक ही है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति की मांग है। लेकिन मैं यहाँ आपसे एक बात ये कहूँगा, भारत के भिक्षुओं को देखा जाए और भारत के बौद्धों को देखा जाए तो हाउ मेनी बुद्धिस्ट आर लिविंग इन इंडिया, कैन यू टेल मी? तो आकाश लामा भारत के नहीं है? I am not saying to that he is not जो है any person of India। मैंने ये तो नहीं कहा आपसे, जो है मैंने ये कहा उपासक और भिक्षु के बारे में मैंने बोला। ठीक है, जितने भी लोग समर्थन कर रहे हैं, आर दे बिलोंग टू बुद्धिस्ट कम्युनिटी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आर यू बिलोंग टू बुद्धिस्ट कम्युनिटी? आर यू बुद्धिस्ट? आर यू बुद्धिस्ट? शो मी योर सर्टिफिकेट, बिलोंग टू एनी बुद्धिस्ट कम्युनिटी? सर्टिफिकेट है ना हमारे पास बुद्धिस्ट? है ना, बुद्धिस्ट है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ ना में जवाब दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं हो या नहीं हो, मैंने प्रश्न किया आप बुद्धिस्ट है, अगर आप बुद्धिस्ट है तो मुझे बताएंगे। दूसरा बात आपने ये बोला कोई भी आंदोलन करे, लड़ाई तो महाबोधि टेम्पल की है। ठीक है, जो लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं, क्या वो ये जानते हैं कि महाबोधि विहार टेम्पल का मैनेजमेंट एक्ट क्या है? ये जरूरी है समझना। दूसरा ये मेरा कहना है, ये एक्ट क्यों बना, क्या कारण है ये एक्ट बना, ये भी जरूरी समझना। ये महत्व की तीसरी बात ये है कि इस एक्ट में संशोधन करने की आवश्यकता क्यों है? बिल्कुल। भंती जी को फोन आया है, थोड़ा साइलेंट में कर दीजिए भंती जी, क्योंकि फिर अपनी बात वही जा रहा हूँ, वही चला गया। चलो चलो, ठीक है ठीक है। वो आपने जो कहा है, वो जो बात समझने लायक है, वो ही बताइए थोड़ा। कौन सी बात? एक्ट की बात। एक्ट की बात क्यों बना है, संशोधन क्यों करना है? ये सर्वप्रथम
जब ये महाबोधि टेम्पल जमीन के अंदर था, यानी अलेक्जेंडर कलंगम के शासनकाल में, उसने हिस्ट्री को पढ़ करके, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ वर्ल्ड को पढ़ करके, इंडिया को पढ़ करके, चिन्हित करके यहाँ खुदाई की। उस समय ये जमीन सैसम मठ के महंत के पास थी, उसके खसरा खतौनी में थी। ये टेम्पल जब उसमें से निकला तो कई सौ वर्ष तक वो महंत जो है इसकी देखरेख करता रहा। बंटी जी को मोबाइल परेशान कर, साइलेंट मोड में डाल दीजिए बंटी जी, साइलेंट मोड में डाल दिया था। साइलेंट मोड में अगर डालेंगे तो ना इंटरव्यू डिस्टर्ब नहीं होगा। इधर रख दीजिए बंटी जी मोबाइल को, यहाँ रख दीजिए, ये लेना, यहाँ पे रख दीजिए, ये उसको दे दो। हाँ, आगे बात बढ़ाएंगे बंटी जी। हाँ जी, तो ये उनके खसरा खतौनी में था। अच्छा। जब ये टेम्पल निकला तो मैं तो बहुत देखरेख करता था, साफ सफाई करता था। चूंकि हमारा देश ब्लाइंडली धर्म का, यानी एक तरीके से मानसिक रूप से मैं इसको मानता हूँ कि गुलाम है धर्म का। जैसे पानी की पूजा करना वो भी देवता है, हवा की पूजा करना वो भी देवता है, सूरज की पूजा करना वो भी देवता है, चंद्र की पूजा करना वो भी देवता है। लेकिन ये कहीं नहीं है कि माँ बाप की पूजा करना सबसे बड़ा देवता है या सबसे बड़ी पूजा है। खैर मैं उस सब्जेक्ट पे नहीं जाना चाहता, मैं उसी सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ घूम करके कि उस समय पर जब महंत ने उसकी देखरेख की, उससे पूर्व जब ये देश आज़ाद नहीं हुआ था, हमारे देश के आला लीडर जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या जो भी XYZ विदेशों में जाते थे तो लोग एक प्रश्न करते थे, महाबोधि विहार जो बौद्धों का है वो बौद्धों को कब मिलेगा? तो वो जवाब देते थे, हमारा देश आज़ाद होगा तो सबसे पहले हम बौद्धों की समस्या हल करेंगे। देश आज़ाद हो गया, 47 में घोषणा हो गई, 50 में संविधान लागू हुआ, ठीक है। 49 में संविधान की रचना की। उस समय में बाबा साहब ने संविधान बनाया। तो जब बाबा साहब ने संविधान बनाया, एट दैट टाइम ही वाज नॉट बुद्धिस्ट। बराबर। वो 14 अक्टूबर 1956 में, यानी 6 वर्ष के बाद वो बुद्धिस्ट बने। तो उस समय जो उन्होंने संविधान की रचना की, उसमें वर्तमान माइनॉरिटी कमीशन के आधार पर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख हिंदू माने जाएंगे। अगर उस पॉइंट को लेके हम चलते हैं तो वर्तमान में जो लोग बैठे हैं कि बुद्ध गया कानून को रद्द करो और उसका पूरा मैनेज बौद्धों के हाथ में दो, तो ये तो हिंदू से मांग कर रहा है। भाई चारों हिंदू है ना, तो हिंदू से मांग कर रहा है, तो इसका मतलब हिंदू से झगड़ा कर रहा है। जब हिंदू से झगड़ा कर रहा है तो वेयर इज बुद्धिस्ट? एक प्रश्न पैदा होगा ना कि बुद्धिस्ट कहाँ है। ये तो बुद्धिस्ट कह सकता है कि एक्ट को चेंज करके बौद्धों के हवाले करो। ये तो हिंदू कह रहा है क्योंकि दे आर नॉट सेपरेट, यानी उस संविधान के आधार पर जो है। उसके बाद 25-26 और धारा बनी, उसके अंदर जो है उसमें सेपरेशन नहीं किया। यानी आज हम ये नहीं कह सकते हैं कि हिंदू एंड बुद्धिस्ट आज सेपरेट, या देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन व्यू यानी बुद्धिस्ट एंड हिंदू जो है, दोनों में अलग अलग। पूजा की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों ही आस्तिक कहना चाहिए, नास्तिक नहीं कह सकते हैं। लेकिन नास्तिक आस्तिक की परिभाषा एक अलग है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, वो सब्जेक्ट एक अलग है, इससे आपके सब्जेक्ट से अलग हट जाएगा वो। तो प्रश्न ये हुआ कि जब वो बाहर गए तो उन्होंने कहा कि अब तो देश आज़ाद हो गया, बौद्धों को मिलना चाहिए। उस समय प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों ने महंत से वो जमीन वापस लेने की मांग की कि ये जमीन आप हमको दे दो, क्योंकि भारत का बौद्ध जो है इसकी डिमांड कर रहा है। कई बार कोशिश की लेकिन हर बार उनको विफलता प्राप्त हुई। उसने कहा कि ये मेरी जमीन पर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं खुद पूजा पाठ करता हूँ। ये बात अलग है कि उस समय बर्मा देश के जो बुद्धिस्ट आते थे वो वहाँ दान देते थे, बोध वृक्ष की पत्तियों को सोने की पत्ती बनाकर चढ़ाते थे। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ की देख रेख करेगा
जब दान मिलेगा तो देख रेख तो करेगा वो। बिल्कुल। तो उन्होंने कई बरसों तक उसका देख रेख की, लेकिन जब जवाब ज्यादा दिया गया तो उसने कहा कि ठीक है ये जमीन मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उसमें मेरी क्या स्थिति होगी, जमीन मैंने आपको दे दी फिर तो आप मेरे घुसने भी नहीं देंगे टेम्पल के अंतर्गत जो है, फिर तो आप ये कहेंगे जी तो आपने हमको दे दी, तो मेरा रास्ता भी तो मेरा बताओगे, मेरा क्या रास्ता होगा। उस समय पर गवर्नर द स्टेट ऑफ बिहार, सीएम बिहार गवर्नमेंट और मैं तीनों के बीच में एक मंत्रणा हुई जिसके आधार पर ये एक्ट बना। और इस एक्ट का मूल उद्देश्य था हिंदू और बौद्धों के बीच सामंजस्य की भावना को बनाए रखना। विवादास्पद स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। ये BTM एक्ट जब बना, उसी की बात कर रहा हूँ, जब ये एक्ट बना तो इस दृष्टि से बना के हिंदू और बौद्धों में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। अब मेरा एक प्रश्न है, जितनी भी मैनेजमेंट कमेटी बनी 95 से लेकर पहले, क्या उन्होंने कभी इस बात की छानबीन की कि जब ये एक्ट बना उस समय के महाबोधि टेम्पल में और उस समय जिस समय वो नई समितियां बनी, या मान लीजिए 1944 में बनी, हमारे तो 1995 में बनी, लालू ने बनाया जिसमें हम मेंबर थे, तो क्या उन्होंने कभी ये विचार किया कि इस महाबोधि टेम्पल की शिखर में तमाम बुद्ध की प्रतिमाएं थी, वो कहाँ हैं? अच्छा, ये बहुत बड़ा महत्व का सवाल है। इस महाबोधि टेम्पल के परिसर के अंतर्गत राइट हैंड पर जो बहुत बड़ा चबूतरा है, ये कहाँ से आई मूर्तियां? क्या खुदाई में निकली थी? यदि खुदाई हुई तो महाबोधि टेम्पल के अलावा क्या क्या चीज उस परिसर में निकली थी? क्या वर्तमान में जो आंदोलन कर रहे हैं उनको जानकारी है, या 95 से पहले जो कमेटी बनी उनको जानकारी है? यदि ये जानकारी नहीं है तो किस बेस पर ये कह रहे हैं कि अमेंडमेंट होना चाहिए? तो आप या कमेटी तो एक मिनट, या तो इनको ये पता होना चाहिए कि ये कमेटी गलत काम कर रही है, बिल्कुल, या ये इनको जानकारी होनी चाहिए कि इस कमेटी को ये राइट नहीं है बैलेंस बनाकर चलने का। हमारे देश में सभी धर्म अलग अलग ढंग से चलते हैं, तो बौद्धों के साथ ऐसा क्यों है? और ये मांग जब भी ये कर सकते हैं जब हमारे देश में बौद्धों की जनसंख्या इतनी हो कि वो सीधा तान के कह सके कि हम बुद्धिस्ट हैं। अभी आप क्या बोल रहे थे, क्वेश्चन करो आप अपना। नहीं, आप जब कमेटी पर थे तो ये सारी बात आपने नहीं फिर कही वहाँ? मैं जब आप क्वेश्चन करेंगे तभी तो बोलूंगा, अभी तो मैंने बैकग्राउंड बताया उनका। अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जब मैं आया इसमें, जब इसके अंदर आया तो इस कमेटी में आने के बाद पहला मेरा प्रस्ताव था कि मोंगिन चीफ हमारा होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। मोंगिन चीफ का काम था भिक्षुओं को लेकर के महाबोधि टेम्पल में 12 भिक्षुओं को नियुक्त किया गया अवैतनिक, जिनको वेतन नहीं मिलता था, खाना वगैरह खाते थे। वो पूरे टेम्पल की पूजा पाठ करना, देख रेख करना भिक्षुओं का काम था। क्या वर्तमान भिक्षु प्रज्ञाशील ने जो मैं धरने पर बैठा है कभी इस बात की आवाज उठाई प्रोसीडिंग में? बार बार प्रज्ञाशील सुनिए, आपको आसक्ति है कोई उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकती है। क्या मतलब? निकल रही है ना, अंदर से निकल रही है। सुनो, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मेरे समर्थक नहीं है। इधर सुनो, मैं भी उनका समर्थक। पहले मेरी बात सुनो। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मेरी कोई विचारधारा का मेल नहीं है। ठीक है, मैंने जब उसको भिक्षु प्रभारी बनाया, मैंने बनाया इसलिए बोल रहा हूँ ना, मैं कमेटी नहीं बनाया, प्रस्ताव तो मैंने रखा वहाँ। तो जब वो भिक्षु प्रभारी बना तो भिक्षु प्रभारी का ये कर्तव्य था कि उन कमियों को ढूंढता जो उस टेम्पल के अंदर थी। जब वो कमियों को ढूंढता फिर मुझे बताता कि बच्चे जी इस मंदिर में ये कमियां मुझे दिखाई देती हैं, इनके संबंध में सुधार होना बहुत जरूरी है। तभी तो मैं उसको मैनेजमेंट कमेटी के बीच में रखता कि ये यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। ये उसने, क्योंकि उसको तो राइट नहीं था बैठने का उसमें जो है। ठीक है, तो पहला काम मैंने क्या किया, उसको भिक्षु प्रभारी बनाया। दूसरा काम 12 भत्ते उसमें रखे। ठीक है, तीसरा काम ये, जो लोग आज गाल फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं और तान के सीना चिल्लाते हैं पूरे देश भर में, बद्दे आनंद हिंदुओं से मिल गया, RSS का आदमी है, सुनो, और उसने जाकर 6 बरस तक हिंदुओं के साथ बैठ के मलाई खाई। उन कुत्तों से मैं ये जानना चाहता हूँ, इतनी खराब भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं उन कुत्तों से ये जानना चाहता हूँ, जब मैं मलाई चाट रहा था
ठीक है ना। तो 98 में पहली बार बुद्धिस्ट सेक्रेटरी बना। यदि मैं मिल जाता तो यह सेक्रेटरी जो वर्तमान में वहां बैठा है, फिर वही बात आ रही है, प्रज्ञा सिंह जो सेक्रेटरी बना पहली बार, उसमें जो है क्या उन भौंकने वाले कुत्तों के बाप ने बनाया? आंदोलन की वजह से बना। बिल्कुल आंदोलन चल रहा था जब ही तो बना। अगर आंदोलन मान लीजिए मैं बिक जाता, हिंदुओं से मिल जाता, तो क्या वो सेक्रेटरी बन सकता था? या मैं ही सेक्रेटरी बन जाता, तब तो यही बात लागू हो जाती कि मिल गया मैं जो है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम है हमेशा दूसरों की बुराई करना, दूसरों की आलोचना करना, और हर जगह मंच में जाकर के केवल भाषण देंगे ये साबित करना कि मेरे अलावा इस पूरे देश में कोई भिक्षु नहीं है। लेकिन मेरा कहना ये है, बगैर संगठन के किसी भी भिक्षु का कोई भी अस्तित्व नहीं है। उसे किसी न किसी संगठन में उसका होना जरूरी है, और यदि वो किसी संगठन में नहीं है तो लावारिस है, और वो ये समझ लीजिए एक तरीके से भिक्षुओं की लाइन में है, किसी संघ में नहीं है। बंटी जी, अभी ये 12 फरवरी से आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, आप आंदोलन को कभी भेंट दिए हैं? आंदोलन को भेंट में जब करता, जब आंदोलनकारियों ने कभी मुझसे बातचीत की होती। आपसे बातचीत बिल्कुल नहीं की? सुनते चलिए आप जो है, बताइए ना बंटी जी, हमें भी मालूम नहीं है सारी चीज, लोग भी जानेंगे। ऐसा है, या तो आप पूछ लो या फिर मुझे बोल ले, तो दोनों में एक बात है ना। आप पूछते जा, बताता जाऊंगा मैं, आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा मैं, ठीक है ना। और इतने प्रश्न करो मुझसे कि मुझे प्रश्नों के कटघरे में खड़ा कर दो, तब तो तुम्हारी पत्रकारिता बहुत अच्छी है, ठीक है। वही तो पूछ रहा हूँ, आप सुनो, मैं बता रहा हूँ, आंदोलन को भेंट क्यों? अरे मैं बता रहा हूँ ना, अरे माय डियर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए आप जो है। मैं यहाँ आया था बुद्ध पूर्णिमा पिछली जो निकली उस समय पर, तो ये लामा मेरे से अच्छा अमन कामड़े के साथ मिलने के लिए आया, और उन्होंने कहा कि हम एक मशीन इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दान कर रहे हैं, आप बंदे जी उसमें रहिए। तो मैंने कहा मैं क्या रहूँगा, आप मशीन दे रहे हैं दान में, अच्छी बात है। बहरहाल वो कामड़े की वजह से मैं गया, मशीन उन्होंने दे दी, मैं रहा। मुझसे बोले कि बंदे जी हम बुद्ध गया का आंदोलन शुरू करने वाले हैं, आप हमारे साथ रहिए। तो मैंने बोला मैं तो ऑलरेडी उसका अध्यक्ष हूँ, तो आप मुझसे बोले हमारे साथ रहिए। तो मैंने कि मेरे प्यारे लाल ये बताओ, आपको मेरे साथ में आना चाहिए या मुझे आपके साथ आना चाहिए? आपके साथ में आना चाहिए। मैं तो अभी भी जुड़ा हूँ, 2023 में मैंने मेमोरेंडम दिया गवर्नमेंट को, और जितनी करस्पॉन्डिंग मेरे से गवर्नमेंट से हुई है, क्या 20% भी आपसे करस्पॉन्डिंग हुई है? तो आप मुझे बताओ ये सेक्रेटरी कैसे बना, बुद्ध सेक्रेटरी पहली बार कैसे बना? पहली बात। दूसरी बात, किस मंत्री ने इसको बनाया? तीसरी बात ये कि जिस मंत्री ने इसको बनाया वो किस पार्टी का था? चौथी बात ये, जब ये सेक्रेटरी बना तो सेक्रेटरी ने अपने काल में क्या क्या यहाँ डेवलपमेंट का कार्य किया? जो सेक्रेटरी सीना फुला के वहाँ कहता है मैंने वहाँ ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, उस बेचारे को अभी यही पता नहीं है। अगर उस समय मैनेजमेंट कमेटी नहीं होती और जिस समय मैं भी नहीं होता, तो क्या इनके फर्ज थे ये डेवलपमेंट का काम कर लेते? जो ये कहते हैं कि मैंने किया, ये तो डेवलपमेंट जो हुआ वो मैनेजमेंट कमेटी की परमिशन से हुआ। कोई भी कार्य करेगी मैनेजमेंट कमेटी करेगी, या उसके संज्ञान में आने पे होगा, या उसमें प्रस्ताव पास होने के बाद होगा। इसने तो वर्तमान में जो बैठे हैं आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उन्होंने तो बगैर कंसल्ट किए डीएम से या संज्ञान में लाए बहुत सारे ऐसे काम किए कि जिनकी फाइल उठा के फेंकता था डीएम, जो वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी है। मेरे आने पर ही उसका समाधान होता था, क्योंकि यहाँ की कई समितियों में मैं चेयरमैन था। अच्छा, यहाँ की समितियाँ जो दान पात्र खोलना, अनुशासन समिति, सफाई की समिति, ये समिति, वो समिति, जिसका मैं चेयरमैन था, मैं आता था, ठीक है। मेरा कहना ये है कि जो ये एक्ट की बात कर रहे हैं, हाँ एक्ट बदलना चाहिए। मेरा प्रश्न है क्यों रद्द होना चाहिए? हाँ, मैं भी वही आपको सवाल करने वाला था कि मेरा प्रश्न है बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरा प्रश्न ये क्यों रद्द होना चाहिए? जो आंदोलन करने वाले वहां बैठे हैं मंच पर, उनमें आपस में युद्ध चल रहा है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं कि तू धंधा कर रहा है, एक कह रहा है कि तू चंदा कर रहा है। आपको कैसा पता है अंदर की बात? मेरी बात तो सब एक है। अरे बात सुनो, आप बोल रहे एक है, वो कई टुकड़ों में हैं वहाँ पे, एक जैसा वो देखने के लिए बैठे हुए हैं, अंदर खाने टुकड़ों में है वो जो है। और अगर टुकड़ों में नहीं है, सुनो, भंते हर्षवर्धन जी भी मिले विनाचार। अरे बात सुनिए, ये रोज विनाचार से मिला, मैंने मना कर रहा हूँ क्या है? या मुझे एक है बोले तो या क्या मुझे? अरे मैं ये कह रहा हूँ मेरा ये दुश्मन है क्या?
या वो मेराचार्य मेरा दुश्मन है क्या? नीति अलग है। अगर नीति में भेद होगा, बुद्ध ने बोला है, पंचशील दिया है भगवान बुद्ध ने, क्या बिनाचार्य पंचशील का पालन करता है? या जो वहां लोग बैठे पंचशील का पालन करते हैं, अभी वो कुछ वो बोलता है, वो कुछ और बोलता है, सुबह से शाम तक कितना झूठ बोलते हैं। क्या भूसा बाधा बेरमणि सिक्खापदम समाधि का पालन करते हैं क्या? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है? अगर मान लो सुनो और आगे सुनो, उसमें ये आता है, यानी जो है पाड़ाते पादा बेरमणि हो गया, कामेश मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खा, कामेश से जो मैं अलग रहूंगा, फिर उन लामा के साथ में जो है उनकी धर्मपत्नी की हुई। तो परिवार के साथ में आ सकते हैं ना भंते जी, आंदोलन में तो सभी लोग। परिवार दायक है, परिवार दायक है या धम्मगुरुओं का गुरु है? मुझे आप ये बताओ, वो दायक है या गुरु है? पता लगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कोई भी वहाँ उपासक बैठे, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, भारत का दुनिया का कोई भी उपासक आके बैठे, एज ए दायक बैठेगा, एज ए उपासक, दायक भी नहीं, एज ए उपासक। दायक तो वो होगा जो श्रावणीय बनने पर गारंटी लेके मैं इसकी व्यवस्था करूंगा, और दायक वो होगा जो अपनी संपत्ति भी दान में दे और अपने परिवार के बेटा बेटी को भी दान में कर दे, जो सम्राट अशोक था। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ वो अपनी बीवी को नहीं, पूरे खानदान को लेके बैठे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेरा कहना ये है, पैसे को लेके उनमें विवाद है। बैंक अकाउंट भी सीज किए हैं, किसका हुआ किसका नहीं हुआ मैं सब जानता हूँ। और आप कहेंगे क्यों? मैं इसलिए जानता हूँ, बुद्ध ने बोला है अथ दीपो भव, तू अपना दीपक बन। जिसने अपने आप को जान लिया उसे दूसरे आदमी को समझने में कितनी देर लगेगी? आपके मन में क्या घूम रहा है? मैं अभी आपका ही ऑपरेशन कर दूं मैं कि आप क्या क्या जानना चाहता है, क्यों जानना चाहता है, आपके पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे सारी बात जानता हूँ। आई नो वेल एवरीथिंग है, लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाहता, फिर वहीं आ रहा हूँ। मान लीजिए आज इनमें विवाद है, चाहे वो पैसे को लेके है। एक बात और कहूंगा, मैं भी 92 से लेकर के 98 तक मैं जब जब मंत्रियों के पास गया, मिलने के लिए गया, ये बंदे जहाँ बैठा है हर्ष मोदी, ठीक है, मैं इसको गालियां भी देता हूँ, उसके सामने कह रहा हूँ, पीछे नहीं कहता हूँ, और प्यार भी करता हूँ। गाली इसलिए देता हूँ कि जब ये लीग से हटेगा तो गाली दूंगा, और जब लीग से लाइट पे आएगा तो प्यार करूंगा। कोई भी दुनिया का बाप ऐसा निकम्मा नहीं है जो अपने बेटे को लात मार के घर से बाहर कर दे और बेटे में सुधार हो जाए और फिर वो बाप घर में नहीं घुसने दे तो फिर वो साला बाप डाला है। सीधी सी बात है कि नहीं है? तो इसने जितने कार्यक्रम किए अधिवेशन, आप धरना पर बैठे हुए जिसके आप हमदर्द हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा, उस बंदे से जाके ये पूछना, मैं नाम नहीं लूंगा, उस बंदे से जाके आप ये पूछना, बंदे जी आपने आंदोलन को लेकर के कितने बड़े बड़े अधिवेशन किए अपने कार्यकाल में इस भारत की धरती पर, एक आध का नाम बताओ आपने कहाँ किया। यानी कि उन्होंने मान लो इसने मान लीजिए उसमें किया, अकोला में किया, इसने मान लीजिए भुसावल में किया, इसने अहमदाबाद में किया, इसने सोलापुर में किया, इसने और अलग अलग स्टेट में किया, मैं नाम नहीं बताना चाहता। उससे आप ये पूछ लेना, आपने भी किसी स्टेट में आंदोलन को लेकर के कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन किया या कोई कार्यक्रम किया? एक बार ये। दूसरा, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, जब अभी लड़ाई है आपस में, मैं ये नहीं कह रहा क्यों लड़ रहे हैं वो, अभी लड़ाई नेतृत्व को लेकर के है। जब जब मैं मिलने के लिए जाता था तब तब मैं ये पूछता था कौन कौन प्रतिनिधिमंडल में जाएगा, तो ससाई फैसला करता था ये लोग जाते थे, ये जाएंगे आपके साथ, मैं उनके साथ जाता था। अब वो प्रतिनिधि क्या करते थे, कोई प्रतिनिधि कह रहा है लालू से मिलने के लिए गए, तो लालू कह रहा है बाबा जी आपने जर्सी गाय का दूध पिया है, ध्यान से सुनना आप, मैं पुतगिया इशू की बात कर रहा हूं, और पुतगिया इशू को ही लेकर के प्रतिनिधिमंडल गया लालू से मिलने के लिए। तो लालू पूछ रहा है बाबा जी आपने कभी जर्सी गाय का दूध पिया है? तो बाबा जी कहता है कि नहीं पिया है। तो बोला वो फाड़ो, गाय के नीचे बैठ गया, उसने एक धार निकाली, उसने पी, अब बोला दूध पी लिया, कहा कि चलो आप मुझे बताओ वो मूर्ख आदमी महाबोधि लिबरेशन की बात के लिए गया था या जर्सी गाय का दूध पीने के लिए गया था? ठीक है, जब जब प्रतिनिधिमंडल में लोग मेरे साथ गए, वो लोग गए जिनको आंदोलन की एबीसीडी का भी ज्ञान नहीं था। ठीक है, अभी उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को लिए क्यों? देखिए ऐसा है, मैं नहीं लेता किसी को,
जब आंदोलन का प्रेसिडेंट उस समय ससाई था, तो मेरा फर्ज है जनरल सेक्रेटरी के नाते से कि बद्दे जी बताओ आप किसको लेके जाऊं। नहीं तो लोग क्या कहते थे, देखो बद्दे जी, बद्दे आनंद मिल गया, सरकार से मिल गया बद्दे जी, वो आपको धोखा दे रहा है। अभी भी बोलते हैं आरएसएस से मिले, हिंदू संगठन से वो तो मिले। ऐसा है, मैं तो सबसे मिला हुआ हूँ। मेरा काम है, भिक्षु हूँ, मेरा काम है ह्यूमैनिटी के रास्ते पे चलना, प्यार से सबसे मिलना। जो मुझसे मिलेगा मैं उससे मिलूंगा, जो मुझे बुलाएगा मैं उसके पास जाऊंगा, और जो मुझे नहीं बुलाएगा मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर कोई मेरे से ज्यादा, जिनके बारे में बोलते मिला हुआ हूँ, मेरे से ज्यादा कोई उनको जलील कर सकता है, मेरे से ज्यादा कोई उन्हें सुना सकता है, मेरे से ज्यादा कोई उनके खिलाफत कर सकता है, जितने भी ये बैठे हुए हैं बद्दे लोग, अगर एक बार लाठी पड़ जाए रात में सब भाग जाएंगे। मैं जानता हूँ, क्योंकि मरने से जो आदमी डरता है वो जिंदा रह करके भी मरा हुआ आदमी है। बुद्ध ने बोला है, अगर तुम किसी को जीतना चाहते हो तो पहले अपने आप को जीतो, अपने क्रोध को जीतो, अपने अहंकार को जीतो, अपनी तृष्णा को जीतो। और ये सब में फंसे हुए हैं तो क्या इनसे उम्मीद की जाएगी ये मुक्त कर लेंगे? लेकिन खैर, मैं इसमें नहीं चाह रहा कि मुक्त करेंगे कि नहीं, मैं तो उसी बात पे आ रहा हूँ, इनको आवश्यकता क्यों पड़ी? अच्छा, 24 वर्ष के बाद बैठ के ये कह रहे हैं दो आदमी, और उसमें एक कहता है 3 वर्ष से हम तैयारी कर रहे थे। मैं तो 92 से शुरू हुआ, 5 वर्ष लगी पूरे जनमानस को जगाने में। बीच में क्यों खंड गिरा था फिर? नहीं, ये तो उनसे पूछो जाके कि भाई, आप भी आंदोलन में थे ना? अरे मैं तो अभी भी जुड़ा हुआ हूँ ना, मैंने अभी आपसे बोला नहीं, मैं तो अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत सारे बोलते हैं कि बीच में कहाँ गए थे ये लोग सब आंदोलन 24-25? सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, वो यूं कह रहा, भद्दे जी ये कह रहे थे कि ये कहाँ गए थे। अगर उन्होंने बोल दिया कि हम यहीं थे तो तुम जूता खाने को तैयार हो, या फिर तुम ये सिद्ध कर दो कि तुम भाग गए थे तो वो जूता खाने को तैयार है। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात, सीधी सीधी बात करता हूँ। मुंह से बोलना तो आसान है, लेकिन जब खोपड़ी पर पड़ने का नंबर आता है तो फिर आदमी सोचता है कि ऐसा ना हो कि पिट जाऊं मैं जो है। अगर मैं इनसे अलग था, चलो मैं इसी बात को कह रहा हूँ, तो 2023 में मैंने गवर्नमेंट को लेटर लिखा। अच्छा, हाँ, तो ये 2023 कहाँ से आ गया? 24 और ये 25 चल रहा है। मैं कंटिन्यूसली जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं अमरावती में सभा कर रहा था, मैं ब्रह्मपुरी में सभा कर रहा था, मैं चंद्रपुर में सभा कर रहा था, है ना। मैं जगह जगह झांसी में, दतिया में, भोपाल में जगह जगह सभा कर रहा था, क्योंकि आंदोलन का मतलब ये नहीं है हर बार धरना प्रदर्शन करें। आंदोलन का मतलब है कभी कभी आप गवर्नमेंट के आला अफसरों से मिलना चाहिए, कभी कभी मिनिस्टरों से भी मिलना चाहिए, कभी कभी हिस्ट्री के लोगों से बात करनी चाहिए, कभी कभी वकीलों से भी राय लेनी चाहिए, कहाँ हम असफल हो रहे हैं, कहाँ क्या है। तब जाकर के हमको बीच बीच में शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है, मैं एक बात बताता हूँ, 4-4 लाख लोग लेके मैं यहाँ आया। ये बुद्ध की धरती के लोग सब जानते हैं। पूरी होम मिनिस्ट्री दिल्ली में, पुलिस फोर्स कांपता था मेरे सामने खड़े होकर के वहां पर। अब क्या होगा? अभी तो यहाँ आने नहीं देते। सुन तो लीजिए, आंदोलन आने क्यों नहीं देते हैं? आने वाले जो बैठे हैं या तो ताली बजाने वाले हैं या ढोलक बजाने वाले हैं। क्यों नहीं जाने देंगे? मैं भिक्षु हूँ, मेरे पास कोई हथियार है क्या? चाकू है कोई, बम है कोई मेरे पास? मुझे क्यों रोक रहे हैं आप? मेरे से क्या खतरा है आपको? वो खतरा तो मुझे बताओ जो है। मुझसे ज्यादा हमदर्दी आपको है जिसके नाम पर मैंने चीवर पहना है, जिसके नाम पर मैं बंदे बना हूँ। उस पूजा स्थल में मैं नहीं घुसूंगा तो तुम्हारा बाप जाएगा क्या? अगर तुम इस तरह से हमको बंद कर देंगे, जब वहाँ कोई बौद्ध भिक्षु नहीं जाएगा, जब वहाँ कोई बौद्ध नहीं जाएगा, जब कोई बुद्ध का अनुयायी नहीं जाएगा, तो तुम्हारे बाप जाएंगे? कौन जाएंगे? अमेंडमेंट करने वाले जाएंगे, उसको बदलने वाले जाएंगे, बुद्ध की संस्कृति का विनाश करने वाले जाएंगे, बुद्ध के आदर्शों की हत्या करने वाले जाएंगे? कौन जाएंगे? इसलिए मैं कह रहा, टॉपिक को बीच में चेंज मत करो। बोलिए। नहीं फिर आपको दिक्कत होगी मेरे से, बता रहा हूँ। नहीं, विषय पे चलिए आप। इधर आपने बोला अभी तो रोक रहे हैं, अभी तो ये कर रहे हैं, अभी भी क्यों रोक रहे हैं वो बात एक अलग है, वो सब्जेक्ट अलग है। अभी मीडिया वालों को भी रोक रहे भंती जी वहाँ पे, हमें वहाँ पे वीडियो नहीं बना। अरे मैं क्यों रोक रहे? तो बात कर रहा हूँ। अरे मेरी बात सुनो, ये तो उनसे जाके पूछो। एक बात सुनो, वो रोक रहे हैं, ये मैनेजमेंट कमेटी और मीडिया वालों के बीच की बात है, शासन प्रशासन के बीच की बात है। ठीक है ना। मैंने एक लेटर दिया है कि 37वीं ये बुद्ध जयंती है, 36 बुद्ध जयंती कालचक्र मैदान में कर चुका था, और हर बार मैं 3 दिन के लिए परमिशन लेता हूँ। ये मैं और स्पष्ट कर दूंगा आपको, क्योंकि जानकारी नहीं है, पूरे देश के लोगों को बता देंगे। जब मैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन आंदोलन कर रहा था,
बहुत जबरदस्त तूफान आया और ओले पड़े यहाँ पर, ठीक है। वज्रासन से डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है श्रीलंका को, ये माबोदी सोसाइटी वाले कराते हैं, ठीक है। उस समय पर सभी मोनेस्ट्री के लोगों ने मेरे पास एक सूचना भेजी, बंदे आनंद यू आर ऑल्सो बुद्धिस्ट मॉन्क, और बुद्ध पूर्णिमा त्रिपावस बैसाख पूर्णिमा है। इसी बैसाख पूर्णिमा को राजकुमार का जन्म हुआ, ज्ञान मिला, पुण्यवान प्राप्त हुआ। तो कम से कम वर्ष में एक बार त्रिपावन वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर हमको हर्षोल्लास के साथ उस बुद्ध जयंती को शांति के साथ मनाना चाहिए, ताकि विश्व को हम ये संदेश दें यही वो पवित्र भूमि है जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान मिला, और जिसने विश्व के जनमानस को एक झटके में प्रज्ञा की ज्योति जलाकर अंधकार से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। और उसने बताया मानव से मानव को प्यार होना चाहिए। जब दुनिया में मानव नहीं रहेगा, दुनिया में जब इंसान नहीं रहेगा, तब तुम्हारी मस्जिद में, तब तुम्हारे मंदिर में, तब तुम्हारे गुरुद्वारे में कौन पूजा करने के लिए जाएगा। उसने दुनिया के लोगों से पूछा, लोगों ने उसकी बात को स्वीकार किया। आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। अगर आदमी को आदमी से प्यार नहीं है तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ ह्यूमैनिटी एंड व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन टू पर्सन्स, ठीक है। इसके लिए तो बनाई है सिविलाइजेशन जो है, किसके लिए बनाई। तो मैंने ये वचन दिया था यहाँ पर कि मैं आज के बाद बुद्ध पूर्णिमा के दिन कभी भी बुद्ध गया की इस पवित्र भूमि पर आंदोलन नहीं करूंगा। अच्छा, ठीक है। और जब से ही मैंने प्रस्ताव पारित किया, प्रोसीडिंग में है, कोई भी जाके पढ़े, कमेटी वालों से पूछे, प्रोसीडिंग में प्रस्ताव रखा मैंने कि आप बुद्ध जयंती को मंदिर परिसर में बनाते हैं, यानी वज्रासन के आसपास बनाते हैं। मैं चाहता हूं ये बुद्ध जयंती समारोह कालचक्र मैदान में होने चाहिए, जहां लाखों की संख्या में लोग पूरे देश के आए और बुद्ध जयंती बनाएं। तब विश्व में ये मैसेज जाएगा कि आज भारत की धरती पर लाखों बौद्ध लोग बुद्ध जयंती के अवसर पर बुद्ध गया के धरती पर बुद्ध जयंती समारोह मनाते हैं, आते हैं, पूजा करते हैं। ये प्रस्ताव पारित हुआ तो इन्होंने बोला कि पब्लिक कहाँ से आएगी, पब्लिक को लाना मेरा काम है, पब्लिक मैं लाऊंगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन है मेरी। बोले क्या, खाना आप देंगे। अच्छा, भिक्षुओं को 3 दिन खाना आप देंगे, जितना भी चीवर आता है पूरे वर्ष भर में बुद्ध पूर्णिमा के दिन आप बांटेंगे। जितने भी लोग यहाँ आते हैं उनकी आवासीय व्यवस्था, धूप से, छां से, पानी से, पीने से सारी व्यवस्था आप करेंगे। मंच आप लगाएंगे, लाउड स्पीकर आप लगाएंगे, बिजली आप देंगे। मेरा कहना ये है आपके चैनल के माध्यम से, ज्यों ज्यों बौद्धों की संख्या बोध गया में आने में बढ़ेगी, ज्यों ज्यों भारत के धरती पर बौद्ध होंगे, त्यों त्यों अंबेडकर का मिशन बौद्ध में भारत ही नहीं बढ़ेगा। ये मैनेजमेंट कमेटी उन बौद्धों के आगे पीछे दौड़ेगी और उनकी सारी व्यवस्था करेगी। तो ये बौद्धों की जीत नहीं होगी तो क्या होगा, जीते हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन हम किसी भी लड़ाई को लाठी से नहीं, तलवार से नहीं, क्रोध से नहीं, हम ब्राह्मणों को भगा देंगे, हम हिंदुओं से मुक्त करा देंगे। अरे तुम कितने लोग हो पढ़ाने के लिए। एक डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा के बूते पर पूरे विश्व के जनमानस को हिला दिया। तुमने 60-70 वर्ष की आबादी के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बताए हुए रास्ते की हत्या ही नहीं की, उसके आदर्शों को पतन के ऐसे रास्ते पर खड़ा कर दिया कि मुझे बोलने में भी आज जो है, यानी मेरी इच्छा नहीं होती है बोलने की। जो दीक्षा भूमि जहाँ बाबा साहब ने बुद्धिज्म स्वीकार किया था, मैंने उस दीक्षा भूमि पर पूछा था कि आप मुझे बताओ तुमने इतने वर्षों में कितने बौद्ध भिक्षुओं का निर्माण किया है भारत की धरती पर। एक तरफ आप कहते हैं बुद्धिस्ट मैरिज लॉ बनना चाहिए, दूसरी तरफ आप कहते हैं बौद्धों को मिलने, यानी अब महान लोगों को मिलने वाली सुविधाएं पूरी मिलनी चाहिए। हमारा आरक्षण पूरा नहीं हुआ है, ये सरकार आरक्षण समाप्त कर रही है, संविधान को बदलना चाहती है। अरे यार, तुम बौद्ध हो, महार हो, चमार हो, गमार हो, धुसिया हो, घुसिया हो, कौन हो तुम? बेटा ये तो बताओ कम से कम। जो है अब जातिगत जनगणना हो रही है, ठीक है। अभी तो जातिगत बाबा साहब ने कहा जात विहीन समाज की स्थापना के बगैर लोकतंत्र का कोई मूल्य नहीं है, और ये नेता कह रहे हैं जात के बगैर राजनीति का कोई महत्व नहीं है। एक आखिरी सवाल लेता हूँ, बीटी एक्ट जो है 1949 का जो है, इसके आप समर्थन में हो या खिलाफ में हो? देखो, मैं इसके समर्थन में भी नहीं हूँ, इसके खिलाफ में भी नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता, एक तो हो सकेगा ना। अरे ये तो आपका सोच है। नहीं ना,
अरे नहीं या कहा। तो समर्थन में अरे होगी, मैं नहीं ये तो कह फिर रहा हूं, विरोध में होगी। ये तो आपका सोच है, आपने मुझे तो पूछा नहीं है, मेरी बात तो नहीं है, आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि ये तो वही जो, आपसे पूछ रहा नहीं हूँ। तो मुझे, मैं बताऊंगा तभी तो समझेंगे जो है। मैं इसके विरोध में इसलिए नहीं हूँ कि कोई भी लड़े, मैंने पहले बता दिया आपको, खूब लड़ाई लड़ो, जो कार्य बदलो, मारो, किसी को घुसो, मेरा कोई विरोध नहीं है, ठीक है। समर्थन इसलिए नहीं कर रहा हूं मैं, रास्ता गलत है, अच्छा, नीति गलत है, सोच गलत है। तो क्या रास्ता हो अब सुनो, सकता है? अब सुन रास्ता लीजिए, क्या हो अब सकता सुन है? तो लीजिए, अगर इनको दे दिया जाए हम्म, अभी हाँ हाँ अमेंडमेंट करके, हाँ। तो क्या ये चला लेंगे? हाँ, वो भी बात सामने आएगी, सुनो, फिर आगे क्या करना चल, है? अरे अभी झगड़ा हो रहा है इनमें आपस में, ठीक है। लाभा ये कहेगा लाभाबाद रहेगा यहाँ पर, मैंने नेतृत्व किया है, ये थेरवादी कहेंगे नहीं नहीं हम थेरवादी है, हम इसका संचालन करेंगे, हम इसके मैनेजमेंट में रहेंगे। वो कहेंगे तंत्रयानी, मंत्रयानी, जंत्रयानी, कितने यान हैं गिनाऊं मैं, सुनो, झगड़ा होगा। मैं केवल एक बात कह सकता हूं, इस कानून में कोई भी संशोधन हो, हम्म, कोई भी परिवर्तन करे, चाहे बौद्धों को दे, हम्म, चाहे कोई रास्ता अपनाए बीच का सरकार, केवल मैं एक बात कहूंगा, भविष्य में महाबोधि टेम्पल परिसर में बुद्ध की मूल यानी जो फिलॉसफी है, बुद्ध का जो मेन टेम्पल है, जो टेम्पल परिसर है, उसके चारों तरफ जो भी प्लेस है, अगर उसमें किसी प्रकार का भी परिवर्तन होता है तो मैं उस मैनेजमेंट कमेटी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, उसके खिलाफ बगावत करूंगा, क्योंकि कमेटी का काम है महाबोधि विहार की सुरक्षा करना, और उसके फिजिकली स्ट्रक्चर के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, उसको जिंदा रखना चाहिए। अंदर में भंतु जी पिंडदान वगैरह होता है, पूजा पाठ होता है, लिंग पिंड है, पांच पांडव, ये सारी बातें है ना, ये योग्य है? एक प्रश्न है मेरा आपसे, अगर मान लीजिए ये एक्ट जो बनाया है गवर्नमेंट ने, अगर ये जमीन महंत की जमीन पर नहीं होती तो ये एक्ट नहीं बनता, ठीक है। और जब ये एक्ट नहीं बनता तो इसमें महंत का और बौद्धों की भागीदारी कोई मतलब नहीं था, ये तो बौद्धों के ही हाथ में होता, फिर पता नहीं हीनयान के हाथ में होता कि महायान के, मैं नहीं जानता। मैं तो अभी उसी बात पे आ रहा हूँ दूसरी पर, ये जब एक्ट बना तो दोनों को लेके बना ना, तो मैंने यही प्रश्न शुरू में किया, आप सो रहे हैं या भांग खा के बैठे हैं? नहीं नहीं नहीं, या तो सो रहे हैं या भांग खा के बैठे, नहीं नहीं नहीं, बातों में इतना तल्लीन हुआ हूँ कि तल्लीन मेरी बातों में क्यों हो रही है, मैं जो कह रहा हूँ उसमें तल्लीन हो, बोल रहे हैं ना, नहीं नहीं, थोड़ा मैं सुन रहा हूँ, अगर आप खो गए ना, गौर से सुन मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूँ कुछ और आप खो गए। नहीं नहीं, आप इतने जोश से बोल रहे ना, मैं सोच रहा हूँ कि बंती जी इतनी उम्र के होने के बाद में भी कितना बोलते अरे हैं। मैंने 5-5 लोगों को उंगलियों पे नचाया, सुन ही रहा हूँ। सुनो, उंगलियों पे नचाया है, मैं अगर वहां जाके खड़ा हो गया ना, वहां जाके धरना पे ये भाग जाएगी सब, मैं बंती जी थोड़ा भेंट दीजिए वहाँ पे, धरना को जाके थोड़ा मिलिए। अरे सुन तो लो, मैं वहां जब पहुंच गया तो पत्रकार मुझे पूछेंगे, बंते जी आप तक अभी तक तो आप थे नहीं, अब अभी आप आ गए, तो मैं ये पूछूंगा, इनसे पूछो, ये जवाब देंगे आपको, क्या इन्होंने मुझे बुलाया? तो वो कहेंगे नहीं, ठीक है। क्या आप इनके पास गए? बोलेंगे नहीं। तो बंते जी मुझसे पूछेंगे आप क्यों आए? मैंने इसलिए, ये चोर कंपनी बैठी हुई है पूरी, ये सब धंधेबाज आदमी हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वही के बद्दे लोग बोल रहे हैं भाई, वहां का बद्दे लोग झगड़ा कर रहे हैं, तभी तो मैं बता रहा हूँ आपको। ये विवाद मिटाने के लिए तो आपको जाना चाहिए। नहीं, विवाद अभी विवाद पूरा हुआ नहीं है, विवाद जब चरम सीमा पे आएगा, आपको एक उदाहरण देके बात खत्म कर रहा हूँ। बिल्कुल, आखिरी सवाल। भगवान बुद्ध के काल में जब भिक्षुओं में कोई विवाद होता था तो वो विवाद बुद्ध के सामने जाता था, ठीक है, और बुद्ध पर वो पूछते थे भिक्षुओं से, भिक्षुओं फला भिक्षु के खिलाफ फला भिक्षु ने ये आरोप लगाया है कि उसने ये काम गलत किया है, तो आरोपित भिक्षु से पूछते थे, आयुष्मान क्या तुमने ये गलती की है जैसा ये आरोप लगा रहे हैं? वो कहता हाँ भगवान मैंने गलती की है। तो आप गलती स्वीकार करते हैं? या हाँ मैं स्वीकार करता हूँ। भविष्य में गलती करेंगे या नहीं करेंगे? कि नहीं करता, नहीं करूँगा, मैं संकल्प लेता हूँ। तो भिक्षुओं से कहते थे, भिक्षुओं, अब भिक्षु कहता है कि मैं गलती स्वीकार करता हूँ, अब गलती नहीं करूँगा, बोलो क्या किया जाए? तो सभी भिक्षु बोलते थे, ये शास्त्रा आप निर्णय लो, हम क्या कहेंगे। तो बोले आप बताओ, क्षमा करना चाहिए, सजा देनी चाहिए? तो कहते थे आप बताओ। बोले क्षमा करना चाहिए, क्योंकि क्षमा मांग रहा है, अगर इसको दंड देंगे तो ये और गलती करेगा नहीं करेगा, इसलिए माफ करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि बद्दे लोगों ने भगवान बुद्ध की बात भी नहीं सुनी, बोले
किसी ने बोला क्या है वो जो है फैसला करेगा हर बात का, जो बात है चलो उसी के पास, चलो उसी के पास। जब समुद्र था एक, जब भगवान बुद्ध का शरीर हुआ, अच्छा हुआ मर गया, बहुत बेकार था, कभी ये करता कभी ये करता, ये मत करना, ये जाना, ऐसा खाना, ऐसे रहना, ऐसे रहना, नहीं हमको नहीं जाना, कोई नहीं गया। भगवान बुद्ध भी बगैर किसी को बताए अपने चंद चुनिंदा शिष्यों को लेके जंगल में चले गए। 1 वर्ष तक उन्होंने बरसाबास अपना जो यानी रहन सहन था बरसाबास के बाद जंगल में ही किया। तब भगदड़ मची सब बंदे लोगों में, बोले यार भगवान बुद्ध कहाँ गए, कहाँ चले गए, अरे सब तरह से परेशान हो गए सब। बोले कि नहीं, खोज करनी चाहिए, ये तो अनर्थ हो गया, हमारी गलती है। कोई बोला जगदीश कश्यप से पूछो, कोई उससे पूछो, कोई लोपाली से पूछो, कोई आनंद से पूछो, किसी से पूछो। बोले पूछे किससे, जा कोई हो तो सही यहाँ पे, किससे पूछे। तब सभी ने प्लान बनाया, खोज करो, भगवान बुद्ध की तलाश करो, कहाँ है। खोजते खोजते उनके पास गए, तब बोले भगवान हमको माफ करो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब नहीं होगा, जब वो स्थिति आ जाएगी मैं खुद ब खुद पहुंच जाऊंगा और हर्ष मोदी मेरे साथ होगा। चलो बिल्कुल, निश्चित रूप से जब स्थिति आएंगी उस वक्त हम निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। बंटी जी ने ऐसा कहा भी है, और बंटी जी बीटी एक्ट के विरोध में भी नहीं है और ना ही समर्थन में है, लेकिन आंदोलन के साथ में बंटी जी है, इतना बंटी जी ने आज आखिरी तो भी कह दिया है। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये थी हमारे साथ में भंते आनंद महास्थविर, बड़ी विभागी से इन्होंने हमारे साथ में आज चर्चा की है। मुझे भी डर लग रहा था बंते जी का, तो बंते जी आपका शुक्रिया हमारे चैनल के लिए। बंते जी आप भी क्या कहेंगे, दोनों के ऊपर में आरएसएस का होने का आरोप लगाया जाता है? देखिए ऐसा है कि बंते आनंद जी को जितना मैं करीब से जानता हूँ और उन्हीं के माध्यम से ही मैं जो अभी बोलना, जो मेरे अंदर जो बोलने का डैशिंग पावर आया है, क्योंकि हर्ष है ना, इधर आनंद है तो हर्ष है, हर्ष है तो आनंद है, लेकिन गुरु होता है। मैं कभी कभी भिक्षुओं को बोलता हूँ कि हमारे बीच में फाइटिंग होती है, बाप बेटे में फाइटिंग होती है, तो इसका ये नहीं कि हम लोग अलग है। बंते आनंद जी को जानना अरे गहरे नत्थु खैरे का खेल नहीं है, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं आपके चैनल में। और ये जो लोग हमको बोल रहे हैं ना आरएसएस का है, जब मैं 13 दिन जेल में था, बंते आनंद जी आंदोलन कर रहे थे, 5-5 लाख लोग थे पूरे देश में, हम लोग आंदोलन अधिवेशन कर रहा था, तब लोग हम लोग आरएसएस के नहीं थे, अभी आरएसएस के दिखाए। वो लोग आरएसएस के बोल रहे हैं, उनको ये मालूम है ये स्वयं आरएसएस के है, किस भिक्षु को किस तरह से बदनाम कर। चलो मान के चलो हम थोड़ी देर के लिए आपकी बात मानते हैं, हम आरएसएस के, आपके पास सबूत है? अगर सबूत है तो बोध गया के धरती पर बुद्ध जयंती के दिन में रहो, हम दोनों गुरु शिष्य को गोली मार दो। अगर नहीं आंदोलन आपके पास सबूत है, कम से कम आपका नाक तो काटो, आपका नाक तो भी काटेंगे कि नहीं? तो ये लोग बार बार अभी कल ही मैं राजकुमार बडोले के साथ गया, विनय चारा के साथ आपने मुलाया, तो मेरा मानना है कि हम भिक्खु वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। और बंते जी ने जो लास्ट उदाहरण दिया बुद्ध का, तो बंते आनंद जी के सिवा पर्याय नहीं है। हम फिर बोला, बडोले साहब को भी बताया, बाकी पूरे भिक्खु संघ को हम लोग बोल रहे कि बंते आनंद जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, बहुत साल तक चला। ससाई जी भाग गए, प्रज्ञाशील को सचिव बनाया, अगर वो खुद भी बच जाते, मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ कि वो है करके, बंते आनंद जी को अभी मैं यही निवेदन दूंगा कि बुद्ध जयंती के अवसर पर, जयंती के मौके पर 2539वीं जयंती है, ऐसा आह्वान करे कि भारत के पूरे राज्य के राजनीतिक लोग, बुद्ध विहार के अध्यक्ष लोग, जो अम्बेडकर राइट्स लोग, वो बुद्ध गया में अगर मुझे जवाबदारी देते तो बुद्ध गया में एक व्यापक बैठक हो, और उस बैठक में आपका जो आंदोलन को मुक्त करने का जो अनुभव है, जो प्रैक्टिकल आपने किया है, वो शेयर करके, वकील होंगे, डॉक्टर होंगे, सभी की राय होंगी, तभी ना होगा। अब मान के चलो बंते जी ने जो कहा है हम दे दे, ये चला पाएंगे? मैं अच्छा हो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सुझाव जो आपके शिष्य ने दिया ना, सही है। 13 तारीख के बाद में जो सब जो पॉलिटिशियन हो गए, संस्था वाले जो एक जगह पर आकर, मैं ये बोल चुका हूँ, जब तक भारत का भिक्षु एक मंच पर नहीं आता, सभी संगठन एक मंच पर नहीं आते, सभी एक ही आवाज नहीं उठाते, तब तक हम जिस चीज पर रास्ते पे जा रहे हैं सफल नहीं होंगे। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई अलग अलग फ्रंट पर लोगों ने लड़ी, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही था, आजादी।
गुरुजी भी मैं इसीलिए ना बोल रहा हूँ कि बंती जी के इस पर जा रहा हूँ। बंती जी ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया बौद्धों के लिए, जो टाइटा मेंढक की तरह टर कर रहे हैं ना कि हम बौद्ध आम्बेडकर करवा दिए। इनके जाति प्रमाण पत्र देखा जाएगा ना, तब समझ में आएंगी। और ये काम मैं वैलिड हूँ। मैं जैसे मालूम हुआ बंती जी ने बोला कि आर्टिकल 25/2 में हम हिंदू के अंतर्गत आए, सेपरेट नहीं है। मैं घर गया, मेरे मम्मी को बोला कि मैं स्कूल में नाम डाला, वो मेरा लिविंग बताया, 1968 का मेरा बोध लिखा हुआ है, 1968 का बोध लिखा है। तो ये माइनॉरिटी टेक्टस है। ये लोग तो अभी भी मार लिखे होंगे, नौ बोध लिखे होंगे, और ये लोग आंदोलन करेंगे। इसलिए बंती जी ने जो टेक्निकल बात बताई है, उस टेक्निकल बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग आंदोलन चाहते हैं, आंदोलन के विरोध में नहीं है, लेकिन आंदोलन की दिशा और नेतृत्व दिशाहीन है। इसलिए मुझे लगता है बनते आनंद जी को मैं अभी बोल सकता हूँ, वहां जाएंगे, वहां जाके क्या करेंगे। आपने कल बोला है हम लोग गए, उसीलिए विमनाचार्य एक तरफ तमाई एक तरफ था, उसका भी विरोध कर रहे हैं, उसका भी विरोध कर रहे हैं। लोगों का विरोध करना काम है, विरोध नहीं होना चाहिए। ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, ये दिशाहीन है। वास्तव में बताता हूँ आपको लास्ट बात, बताइए। वहाँ जितने लोग लड़ रहे हैं वो अलग अलग अपने आप को नेतृत्वकर्ता के रूप में हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा, उनका लक्ष्य महाबोधि विहार एक्ट के बदलने से, रद्द करने से नहीं है, अपने आप को हाईलाइट करने से। इधर देखो नीचे में है ना, इधर ऐसे हाईलाइट करने से है। और वो ये चाहते हैं, एक तरफ वो मान लीजिए बोला बाहर ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, इतने लोग आएंगे, एक कह रहा है करोड़ों लोग आएंगे। अरे भाई तुम ये बोलो, हम तो कहते हैं अरबों आदमी आए, लेकिन रहेंगे कहाँ? तुम्हारे बाप की कोई जमीन है? तुम्हारा कोई खेत है? यहाँ कोई तुमने मुख्यमंत्री को बोल दिया है अगर यहाँ 12 लाख आ गए, लोग मर गए, भगदड़ी मच गई, बीमारी फैल गई, हैजा फैल गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कि लिख के दिया किसी ने? खाली हवा में मान न मान में तेरा मेहमान, ये वो लोग हैं इनमें नेतृत्व करने की कैपेसिटी नहीं है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में भंते आनंद महास्थवीर और हर्षबोधि महास्थवीर भंते जी। तो दोनों ने भी अपनी बेबाकी से बात की है WH न्यूज़ पर। तो निश्चित रूप से और भी इस संदर्भ में हम और भी बात करेंगे, धरना स्थल से भी बात करेंगे, वहाँ पे भी हम ये सवाल पूछते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए WH न्यूज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय, जय भीम।